हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें माइकल जॉर्डन, जो कि एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम जो है इसमें बहुत ज़्यादा कमाया है। उन्होंने कुछ जो लाइनें बोली हैं, उससे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि लाइफ में हर चीज़ जीतना ही नहीं होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप हारते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसे देखना होता है और उसी को आप फिर बाद में लेटर ऑन उसे सक्सेसफुल बोला जाता है। इन्होंने बोला है कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स। तो सोचिए, कोई भी प्लेयर अगर ऐसा बोले कि उसने 9,000 शॉट्स अपने मिस किए हैं कैरियर में, 300 जो गेम्स हैं वो उसने हारे हैं, 26 बार जब उस पर ट्रस्ट किया गया कि आप विनिंग शॉट लीजिए, उसने वो 26 बार वो विनिंग शॉट उसका मिस हुआ है, उसके बाद भी आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन बोल रहे हैं कि मैं बार बार फेल हुआ हूं, लेकिन इस सब के बावजूद आज की डेट में मुझे सक्सेसफुल बोला जाता है। तो ये एक नज़रिया है जिस तरीके से माइकल जॉर्डन साहब, जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को देखते हैं। बहुत बार वो फेल हुए, लेकिन जो अल्टीमेटली ये जो फेल कब हुए, जब उन्होंने अपने एफर्ट्स कंटिन्यूसली डाले हैं, तभी वो फेल हुए हैं और उसी से उनको सफलताएं मिली और फिर अल्टीमेटली ही इज़ अ लेजेंड इन फील्ड ऑफ बास्केटबॉल, यू कैन से। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ अगली एडिटोरियल की तरफ। सॉरी, यहाँ पे आपको कोरोना अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल कोरोना पेशेंट्स की, तो लगभग 2,53,82,774 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 8,50,503 लोग की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से टोटल अब तक। इसमें से अगर रिकवर्ड केसेस की आप बात करेंगे तो 1,77,04,833 लोग पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। और अगर वर्ल्ड के आप केसेस देखेंगे तो जो सबसे टॉप लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो सबसे ऊपर यूएसए बना हुआ है, दूसरे पे है ब्राज़ील, तीसरे पे है इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवें पे पेरू। तो इंडिया की जो कंडीशन है, आप बोल सकते हैं दिन दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही। बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया ब्राज़ील को क्रॉस करके सेकंड नंबर पे आ जाएगा और फिर शायद कभी आगे सितंबर के मिड में या फिर आगे फ्यूचर में आप देखेंगे कि जिस लेवल पे लगभग लगभग 77,000 80,000 के आसपास जो केसेस निकल के आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि यूएसए को छोड़ के इंडिया टॉप जो कोरोना वायरस पेशेंट्स वाली कंट्री बन जाए। वह इंडिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो टोटल अब तक लगभग 36,19,169 जो केसेस हैं टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो जो 27 लाख लोग हैं, 27,72,928 लोग, ये पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है तमिलनाडु, चौथे पे है कर्नाटक और पांचवें पे उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात की जा रही है रिजर्वेशन के बारे में कि कैसे जो SC ST के जो लोग होते हैं, SC ST OBC जो होते हैं, इसमें आप देखेंगे इन लोगों को हमारे देश में जो टाइम टू टाइम रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की इनको जो बात की जाती है कि कैसे इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जनरल कैटेगरी के साथ में, और कैसे इनको एक अपलिफ्टमेंट किया जा सके, इनको जो फाइनेंशियली है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके, इनकी एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव हो सके, इनकी एजुकेशन स्टेटस इंप्रूव हो सके, इनका एक सोसाइटी में जो स्टेटस है, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें बोली है वो आप समझिए। 5 जजों की एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, उसने अभी सुनवाई स्टार्ट करी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कि इन्हें जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, जो कि वीक के अंदर जो वीकेस्ट होगा उसको बोला जा रहा है। कि जैसे लेट से कि कोई SC कैटेगरी का बंदा है, वो थोड़ा सा उसके पास मान लीजिए थोड़ी सी ज़मीन है, टुकड़ा है ज़मीन का, जहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर रहा है। वहीं एक दूसरा SC का कैंडिडेट है जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी आप बोल सकते हैं वो बिल्कुल सिर्फ रोज़ खा रहा है, कमा रहा है, उसी के दम पे जिंदा है। तो आप ये सोचिए कि अगर इस इसके कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा गरीब हुआ। तो यही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि इससे ज़्यादा आप इसको इसको एक अहमियत दे सकते हैं, इसको ज़्यादा आप एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा अपलिफ्ट हो सके, ज़्यादा अच्छे से ऊपर आ सके, एक जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थोड़ा सा मूव करके। तो ये चीज़ बोली गई। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब सबसे पहले अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, ये एक नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है जब कम से कम 5 जज
कि मतलब एक ग्रुप बोल सकते हैं, बेंच को आप एक ग्रुप बोल सकते हैं, जब 5 सुप्रीम कोर्ट के जज मिल के किसी एक डिसीजन पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिरह करते हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल सुप्रीम कोर्ट बेंच। इसमें किसी भी केस के जो उसका क्वेश्चन होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो उसका एंगल होता है वो सारे बारे में डिस्कस किया जाता है। और इसका जो पर्पस है हियरिंग का वो ये भी है कि एक अगर प्रेसिडेंट उसको रेकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ हेल्प लेते हैं, तब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अक्सर बनाई जाती है। ये आर्टिकल 143 के तहत आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 143 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कभी भी किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे हेल्प मांग सकता है। आर्टिकल 145 का जो सेक्शन 3 है वो बोलता है कि कम से कम 5 जजेस होने चाहिए जब किसी भी केस की सुनवाई हो जो कि जिसका कि डायरेक्ट ताल्लुक हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएं, कौन कौन से उसमें जजेस बैठेंगे, कौन कौन से जजेस नहीं बैठेंगे, ये सारी जो इसका होल सोल पावर होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। कई बार वो भी इंक्लूड होते हैं इस बेंच में, कई बार वो नहीं होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब आप देखेंगे इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लीड किया जा रहा है जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन की वजह से जो इनक्वालिटीज़ हैं विद इन द कास्ट, मतलब एससी के अंदर में ही, एससी और ये जो थोड़े से अच्छे मतलब थोड़े से मतलब पढ़े लिखे थोड़े से इस सोसाइटी जिनकी थोड़ी सी अच्छी हो गई है और ये जो गरीब लोग हैं, इन दोनों लोगों में ही एक इनक्वालिटी का जो तरीका देखने को मिल रहा है, इनक्वालिटी देखने को मिल रही है। मतलब लेट से कि कोई एससी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, अच्छे से अच्छा उसकी जॉब है, और वो वहीं दूसरा जो एक एससी है जो कि एक रिक्शा चला रहा है या फिर कोई गंदा का नहीं, या फिर जिसकी कोई अच्छी स्टेटस नहीं है जिसका, उससे अगर देखेंगे तो वो ही अपने ही जो एससी है, एससी से ही जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि मान लीजिए उसको वो अच्छे से ट्रीट नहीं करा रहे, तुम तो ये हो, तुमको बुरी तरीके से वो लेट से कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बुरी तरीके ट्रीट कर रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कैसे जो सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं इनको कैसे एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, और जो एक बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि जो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ एससी एसटी ओबीसी है, उस तक सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी जो फ़ायदे हैं वो पहुँचे, ऐसा बोला जा रहा है। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है कि कास्ट, ऑक्यूपेशन, पोवर्टी और ये सब जो है इंटरवोवन है, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे जाति, व्यवसाय, गरीबी, ये सब इन सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, एक मिनट, ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बात की जा रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें हमारी रैंकिंग जो है काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होती हुई नज़र आई। अभी वर्ल्ड बैंक ने जो एक डिसीजन दिया कि इसकी जो एनुअल जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रश्न चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये जो ऑथेंटिसिटी है, जिस लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं, मतलब 142 से 63 तक जा रही हैं, लेकिन वहीं उन कंट्रीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनकी ग्रास रूट लेवल पे चेक करेंगे तो उस लेवल पे जो ईज़ ऑफ डूइंग होने से, उनकी रैंकिंग में सुधार होने से जो बिजनेस आना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो एफडीआई आनी चाहिए, जो एफआईआई आनी चाहिए, जो अलग अलग कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये जो एनुअल पब्लिकेशन है अभी इसको इसकी इरेगुलरिटीज़ जो देखी जा रही है, कई कंट्रीज़ जो हैं डेटा मैनिपुलेट करके दे रही हैं, जिस वजह से इसकी एग्जैक्ट जो रैंक होनी चाहिए कंट्रीज़ की वो नहीं निकल के आ पा रही है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ चिंता करने की बात है उसमें ये है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी डिसीजन लिया है कि वो ऑडिट करेगी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, जो कि पिछले लास्ट 5 सालों में जो अलग अलग जो कंट्रीज़ के द्वारा जो रैंकिंग में उछाल देखी गई है और जिन कंट्रीज़ की रैंकिंग में उछाल नहीं देखी गई है उनका डाउनफॉल देखा गया है, उन सभी की एक ऑडिट होगा। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, इंडिया की अगर आप देखेंगे, इंडिया की परफॉर्मेंस आप देखेंगे वर्ल्ड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में,
तो इसमें आप देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स हैं, लगभग 10 इंडिकेटर्स जिनके बिहाफ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रेट किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे इंडिकेटर में है स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। दूसरा है कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जो कंस्ट्रक्शन परमिट है रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम होना है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, वो क्या परमिट आसानी से मिल पाते हैं उसे। इलेक्ट्रिसिटी के जो कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, किस भाव पे मिलेगी, किस टाइम टू टाइम, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाती है। फिर उसके बाद रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी को कैसे जो आप कोई लेट से फॉर एग्जांपल कि कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके वो इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट करने के लिए उसको प्रॉपर्टी चाहिए होगी, एक बड़ा लैंड चाहिए होगा जिससे कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें उसको टाइम पे से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, वाजिब दाम पे मिल रही हैं कि नहीं, सरकार उसको हेल्प कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट लोन वगैरह ये इजीली अफोर्डेबल है कि नहीं, इजी लोन मिल रहा है कि नहीं। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीज़ों के हिसाब से रैंक करके फिर ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाती है, जिसमें इंडिया ने 2017 में इंडिया की रैंक थी 130 और 2018 में हुई 100, और आज की डेट अगर 2019 में आप देखेंगे तो इंडिया की रैंक है 63। तो ये आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो एक इंडिया की जो रैंकिंग है वो उसमें आप 2014 से 2019 के बीच में देखेंगे तो एक स्टीप एक बेसिकली चेंज आया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 142 से 130 हुई, और फिर 130 से 100, और फिर यहाँ से 30 और कम, और फिर यहाँ पे 63, फाइनली 63, मतलब आधे से भी एक कम का आंकड़ा वो किया है। लगभग 100 आप बोल सकते हैं कि वो 60 से ज़्यादा ऑड नंबर्स आप देख सकते हैं, जिससे इंडिया 63 पे आ गया है। तो इंडिया का जो रेट जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जिस वजह से इंडिया में बहुत ही ह्यूज स्केल में एक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीज़ें इकोनॉमी में हमारी नहीं देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो ऑडिट करेगी, इसका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होगा कि ये इंडिया हैज़ सॉट टू इम्प्रूव इट्स, इंडिया ने जो इतनी अच्छे से अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग, इसे अच्छे से इसने काम किया क्या। इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था जो कि 2014 में लॉन्च किया गया, इसने बहुत अच्छे से काम किया क्या, इसकी वजह से बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया। इसका जो इनिशिएटिव था, इसका आप देखेंगे रेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका शेयर जो है वो 25% तक ले जाने की बात की गई, लेकिन अभी करंटली ये 16 to 17% ही है। उसके बाद जो 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2022 तक। फिर इंडिया का सक्सेस जो है वो बूस्टिंग इज इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज स्पेक्टेकुलर टू 63rd रैंक इन 2019 फ्रॉम 142, मतलब 142 से 142 से 63वीं रैंक पे आए। लेकिन क्या उस लेवल पे जॉब्स क्रिएट करी गई, उस लेवल पे क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कैसे हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इम्प्रूव होती जा रही है, इससे क्या सिर्फ नंबर्स पे ही जाना क्या सही है, यही सारी चीज़ें बोली जा रही है। ड्यूरिंग इसी टाइम पे आप देखेंगे जो चिली है, जिसकी ग्लोबल रैंक अगर आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, उसकी 34वीं रैंक इस समय अगर आप देखेंगे 2014 के अंदर 34वीं रैंक हुआ करती थी, और 2017 में 67th रैंक आ गई। तो आप सोचिए कि यहाँ से जो काफ़ी एक स्टीप डाउनफॉल देखने को मिला चिली की रैंकिंग में। वही रशिया की आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखेंगे तो ये 20 से 120 का जो इन्होंने जो एक वो कवर किया है, मतलब 120वीं रैंक में हुआ करते थे, और आज की डेट में इनकी 20th रैंक है, मतलब टॉप 20 में है इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा इनके देश में, इनकी इकॉनमी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर रहे होंगे। वहीं चाइना का अगर आप देखेंगे, चाइना का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो 78 आ गया है, जो कि 96 हुआ करता था। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाइना के अंदर देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउट्स देखने को मिलते हैं कि क्या सच में इतना अच्छा ये कंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सच में इनके जो ये कंट्री अपने देश में इस लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के लिए, कि हाँ सभी लोग इनके देश में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जो अलग अलग कंपनीज़ हैं उनके लिए।
ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि काफ़ी डाउट क्रिएट कर रहा है कि कंट्री लेवल डेटा कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, जो अंडरलाइंग मेथडोलॉजीज हैं, जिस मेथड से जो रैंकिंग क्रिएट करी जा रही है, बनाई जा रही है, उस पर डाउट क्रिएट हो रहा है कि जो मेथडोलॉजी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, क्या प्रिडिक्टिव इसकी पावर है। वाइल अगर आप देखेंगे इंडिया की जो रैंक है वो इट हैज़ पोल वॉल्टन एंड इज मेंट नथिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे हमारे देश में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे मेक इन इंडिया को, कई बार मैंने पिछले एडिटोरियल्स में डिस्कस भी किया, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है, जिसकी वजह से ही आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत उसके एज एन ऑप्शन, एज एन ऑल्टरनेट लेके आया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव नहीं कर पाया वो आत्मनिर्भर भारत करे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये लगभग स्टैग्नेट हो गया, एक तरीके से रुक गया है 16 to 17% ऑफ जीडीपी के, जबकि ये कंटिन्यूसली से बढ़ना चाहिए था। अगर इस रैंकिंग में हम इतना इंप्रूव कर रहे हैं, 142 से 63 पे आ रहे हैं, तो ये रैंकिंग जो है 16 to 17% से 24 to 25% के बीच में आनी चाहिए थी। 3.5 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट होनी थी बिटवीन 2011 एंड 12 वो अभी तक नहीं क्रिएट हो पाई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि कैसे हम बिना जॉब्स क्रिएट करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना ऊपर जा रहे हैं। इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो चाइना ये है शॉर्ट टर्म, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हमारी जो डिपेंडेंसी थी चाइना पे, जो हम इम्पोर्ट यूज करते थे, फिर वो टॉयज़ हों या फिर आप देखेंगे जो फार्मा सेक्टर के रॉ मटेरियल्स हों, वो सब हर जगह हम इंपोर्ट बहुत ह्यूज पैमाने पे करते थे। अगर आप इंडिया की जीडीपी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो जीडीपी जो है सर्विसेज में देखेंगे आप तो 59% सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये 27% कंट्रीब्यूशन है, और एग्रीकल्चर देखेंगे तो 14% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का। वहीं आप 1950s की देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का देखने को मिलता था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो था वो इंडस्ट्रीज़ का देखने को मिलता था, और दूसरे नंबर पे सर्विसेज का देखने को मिलता था, और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज़ का देखने को मिलता था। वहीं 2010 आते आते ये नंबर बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं आप चेंज हो गया है। अभी अगर आप देखेंगे एनुअल जीडीपी ग्रोथ हमारे देश की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 13.1% से घट के लगभग ज़ीरो हो गई है इन 2019-20। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी गिरावट है, मतलब 13.1% की टोटल गिरावट ही हो गई नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। रशिया जो कि चाइना से आगे है, ब्राज़ील इंडिया से भी आगे है, उसने बिना किसी मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लोज के वो इतना ऊपर जो चला गया, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। चाइना ने कह सकते हैं कि आप हाई कैपिटल इनफ्लोज बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लिया चाइना की, एक बार जस्टिफाई किया जा सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। लेकिन जो आप शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्स की, तो इसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं डी ज्यूरे, मतलब एज पर स्टेटू, सिर्फ बुकिश, मतलब ऑन पेपर तो ये हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है काफ़ी अच्छा चल रहा है। डी ज्यूरे मतलब आप बोल सकते हैं जो ऑन पेपर जो जिसके पास पावर होती है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल डी ज्यूरे। वही डी फैक्टो जो है, डी फैक्टो नहीं है हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब रियलिटी में जो अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ पेपर पे अच्छी है, लेकिन ग्राउंड अगर इसकी रियलिटी चेक करेंगे तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी काम की नहीं है। 63, अगर कोई हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, वर्ल्ड के जो टॉप जो कंट्रीज़ हैं वो सब हमारे देश में अपनी कंपनी हेडक्वार्टर्स नहीं बना रहे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप प्रूव करती हैं कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग कितना मतलब किस लेवल पे है। उसके बाद आप देखेंगे डेटा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स आर ऑब्टेन्ड, जो इंडेक्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स है उसको अगर आप उसका डेटा कंप्यूट किया जाता है, निकाला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 सिटीज़ के हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है, देखा जाता है। मुंबई और दिल्ली का डेटा लिया जाता है, जो कि लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और उसे मैनिपुलेटेड वे में आप देखेंगे अगर मुंबई और दिल्ली ये तो हमारे देश की टॉप सिटीज़ हैं, जहाँ पे लोगों की एक लाइफ स्टाइल अच्छी है, वहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम अच्छी है। नेशनल जो आप इनकम से अगर कंपेयर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा वहाँ की इनकम में और एक आम किसी दूसरे स्टेट के इनकम में, स्टेट के पर्सन के इनकम में कितना डिफरेंस है। वहाँ के जो लोगों का जो एक सुविधाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, रोड्स अच्छी हैं, सब कुछ ओवरऑल इम्प्रूव है। और वहीं अगर आप किसी एक अर्बन एरिया देखेंगे नॉर्मल, जो जहाँ की जैसे अयोध्या हो गया, या फिर आप वाराणसी देखेंगे या कानपुर हो गया, इन सारी सिटीज़ के कंपैरिजन में ये सब बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ इन 2 सिटीज़ के ही बेस पे पूरे इंडिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट वुड नॉट बी जस्टिफिएबल। और यही कारण है कि हमारी इंडेक्स में हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करते जिस लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो
ये सारी चीज़ें नॉट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनसे कायदे से लेना चाहिए डेटा, कि वो जो ग्राउंड रिपोर्ट जिनके पास होती है, जिनके पास एग्जैक्ट एक्सपीरियंस होता है कि हाँ कितना कुछ काम हो रहा है हमारे देश में, क्या कुछ ज़रूरी है, उनसे डेटा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है, ये एक एज अ वर्ल्ड बैंक की एक इंटरनल वॉच डॉग है, वो मतलब वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती है। ये बेसिकली आईईजी जिसे आप बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप, ये 2013 में फॉर्म करी गई थी, जिसका कि काम है कि वो किसी भी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है उसको क्वेश्चन करे। ये इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप, पहली चीज़ तो ये कि क्या काम है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप का। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप बेसिकली एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए काम करती है। इसका काम है कि जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लिए ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आईडीए होती है। वर्ल्ड वर्क ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है। उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, गारंटी प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके इसका बेसिक अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ये एक अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड जो बैंक का ग्रुप है उसको, और इसे हेल्प मिलती है कि वो जो मिस्टेक्स और जो कैसे उन अननेसेसरी मिस्टेक्स जो हैं उनको कैसे कैसे एक सक्सेसफुल तरीके से उनको उन गोल्स को जो है जो सेट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा उनको अचीव किया जाए। तो आप आईईजी कोई पूछ ले, इंडियन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप किसके लिए काम करता है, तो डायरेक्ट आंसर आपका बन जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए। तो आइडिया रखिएगा इस बारे में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंडेक्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्कर्स, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो टारगेट्स हैं इसको अचीव करने के लिए कई बार जो फैक्ट्रीज़ हैं वो जो लेबर्स के जो सेफ्टी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। कई बार उनके लिए प्रॉपर रहने खाने और बैठने की पीने सारी सुविधाएं, जो वॉशरूम वगैरह वो सब सुविधाएं नहीं देती, सिर्फ उनसे काम 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 करवा के किसी भी तरीके से अपने टारगेट्स उनको मीट करने के लिए काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेबर जो राइट्स है उनको वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब ये टाइम आ गया है कि हमें फिर से एक रीथिंक करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए कैसे हम अपने जो सिर्फ नाम के लिए जो चीज़ है उसको हकीकत में भी करके दिखाएं। 2015 से अगर आप देखेंगे कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। एक मिनट। तो यहाँ पे बात की जा रही है चाइना स्टिल एट अपर हैंड, मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका हेड ऑफिस आपको चाइना के अंदर देखने को मिलता है। बोला जा रहा था कि ये जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया है, उस वजह से अब चाइना से सारी कंपनियां छोड़ के इंडिया और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ जाएंगी। लेकिन ऐसा हकीकत में नज़र नहीं आ रहा है। इंडिया को अभी आप देखेंगे, इंडिया नीड्स टू शो फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट इट हैज़ बेनिफिट्स ऑफ चाइना, और इसके पास कम रिस्क हैं। जहाँ पे अगर आप जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी वो रीलोकेट करके अपना डेस्टिनेशन इंडिया में सेट करेंगी। बहुत सारी यूएस कंपनीज़ हैं और जो एनालिस्ट हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि इंडिया को कि दे एडवाइज देम आर कॉग्निसेंट ऑफ इंडियाज़ गोल ऑफ बिकमिंग एन ऑल्टरनेटिव। चाइना के ऑल्टरनेटिव बनने की बात की जा रही है कि इंडिया चाइना के एज एन ऑल्टरनेट बन सकता है, जिसमें कि आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो डेस्टिनेशन टू चाइना, जो इन्वेस्टमेंट चाइना में आ रहा वही अगर आप इंडिया में करेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज जो कि वॉशिंगटन में हैं, ये बोल रही हैं कि दे फेयर टू से दे एक्सपेक्टेशंस आर टेम्पर्ड, मतलब जो इंडिया बोल रहा है वैसा एक्चुअल में है नहीं। कंपनी जो है वो फोकस कर रही है चाइना की जो डोमेस्टिक मार्केट है रादर देन बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, वाइल दे लाइकली रिमेन एट लीस्ट फॉर नो। डिस्पाइट आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली जो है उसने काफ़ी सक्सेसफुली एप्पल के जो सप्लायर्स हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट किया है। बहुत सारी यूएस कंपनीज़ जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रही हैं कि जो चाइना है वो उस तरीके से कन्विंस नहीं उन कंपनियों को कर पा रहा है जैसा कि इंडिया कर पा रहा है। लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसने अपने देश में जो इंडस्ट्रियल बेस और एक्सपर्टाइज बना के रख रखी है, वैसा इंडिया में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से काफ़ी जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया में आने से कतरा रही हैं।
इसमें आप देखेंगे दे विल ऑल्सो सी एशियन कंट्रीज आर मोर कॉम्पिटिटिव। एशियन कंपनीज का जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया हो गया, उसके बाद आप साउथ ईस्ट चले जाइए, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और अच्छा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस वजह से इनको एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि यस दे कैन गो फॉर दीज कंट्रीज़। इंडिया के अगर आप गुड पॉइंट्स के बारे में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग पॉइंट्स हैं, इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। टाइम टू टाइम यहाँ पे सरकारें बदलती रहती हैं, जो जीत के आता है वही सरकार बनाता है। जैसे इंडिया में बीजेपी है इस समय, पहले कांग्रेस थी, फिर कभी जनता दल भी हुआ करती थी। ये सब जो अलग अलग जो है, जिस वजह से एक मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाती। इस वजह से आप देखेंगे जो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हैकर्स स्टीलिंग फॉरेन कंपनी इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स, इस वजह से आप देखेंगे जो पॉलिसीज़ हैं उनको टाइम टू टाइम जो है ज़्यादा वेरी नहीं किया जाता, जिस वजह से स्टेबल हो सकती हैं ये कंपनियां यहाँ पे। इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन है और यहाँ की जो वाइब्रेंट प्रेस मीडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है। हालांकि इस समय कुछ फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। मीडिया जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, अगर कोई फ्लॉ निकल आता है, कोई प्रॉब्लम निकल के आती है कंपनी को, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकती है। दूसरे एडवांटेजेस जो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बैड पॉइंट जो इंडिया के हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं टाइम टू टाइम। हर सरकार अपने अपने जब सरकार बनाती है वो उसको चेंज कर लेती है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अलग अलग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया की जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो जो वॉशिंगटन के अंदर दी गई, वॉशिंगटन के न्यूज़पेपर में अमेज़ॉन ने बोला कि इंडिया एक मुफीद जगह नहीं है जहाँ पे बिज़नेस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों से इंडिया की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। वर्ल्ड की अगर टॉप कंपनी आपको ऐसे बोल रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या हैसियत और इज़्ज़त है। पॉलिसीज़ जैसे कि सच एज टैक्सेस, ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं, एजुकेशन जो ये इनको चाहिए कि प्रॉपरली इनको इन कंपनीज़ के लिए काम करे, जो कि नहीं होता है, जिस वजह से बोला जाता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो नहीं आते। चाइना के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिस वजह से चाइना में सारी कंपनियां अपना हेड ऑफिस बनाना चाहती हैं, कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बढ़िया उनके पास पूरा एक सेटअप है, जो कि स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आप बोल सकते हैं कि फोकस करता है। स्किल लेवल वहाँ पे बहुत अच्छा है, स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है इनोवेशन के लिए, और ये सब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से फोकस दिया जाता है। चाइना की स्पेशलाइज्ड जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं ये मैसिव बहुत बड़े बड़े हैं। उसके बाद कैलोकेटिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, रिसर्च और यूनिवर्सिटी, ये सब काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम करती हैं। और चाइना जो दूसरे स्टेट्स हैं इनको फोकस करना चाहिए कि डेवलपमेंट जैसे कि इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि बोला गया, जैसे चाइना के अंदर है वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अट्रैक्ट होकर इंडिया में अपना हेड ऑफिस बनाए और फिर यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें। और उसको इंडिया को या फिर और दूसरी कंपनीज जो हैं उनको एक एक्सपोर्ट के लिए प्रॉपर एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्डअप न्यू इंडस्ट्रियल सेंटर्स विद एन आई ऑफ जोग्राफी के हिसाब से काम करना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे जो पेरिशेबल आइटम्स है वहाँ के उस हिसाब से उसको एड्रेस करना चाहिए, उस हिसाब से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री बना रहे हो तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो जैसी ज्योग्राफी है उस हिसाब से वहाँ पे आपको काम करना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे लिंकिंग साउथ ईस्ट ऑफ कंट्री टू सप्लाई चेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट जैसे हमारा जो ये साउथ ईस्ट वाला रीजन है, इसको साउथ ईस्ट एशिया से अगर आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का एक तो खर्चा कम लगेगा, दूसरा ये कि आप अच्छे से एक दूसरे की मार्केट को इंटरवीन कर पाएंगे। हालांकि इंडिया ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं एक बढ़ाया जा सके और जो सेंटर है वो जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे दे। इंट्रा मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ी है, जिससे कि एक फाइल से दूसरे फाइल को जो चलने में समय लगता था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वो सब समय जो है कम लगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ है। गोल जो है अब यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, अच्छे से अच्छे वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए फ्रेमवर्क पे कि कैसे हमें क्रूशल रोल एक होना चाहिए इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटलुक के लिए, कैसे हमें एक प्रॉपर तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल मैनर में काम करना चाहिए। हमें चाहिए कि एक इंक्रीज कंसल्टेशंस विद
existing and potential foreign company stakeholders before introducing to new Indian economic policies। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया काम कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आपको अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से फ्री में सारी स्लाइड्स डाउनलोड करनी है तो आप मेरे चैनल आय सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।